Good morning, dear students. Today I am here to discuss about the question answers of lesson number 3, Metal Non-Metals, class 10, Science. So on page number 46, one question is written. The samples of 4 metals A, B, C, D were taken. 4 samples लिए गए A, B, C, D. These are the metals. They have, उन्होंने metals के name mention नहीं करे. They have just mentioned A, B, C and D. एंड देन एडेड द सॉल्यूशन. इनमें ये सॉल्यूशंस डाला है. जैसे अब मेटल ए में FeSO4 का सॉल्यूशन डाला गया, कॉपर सल्फेट का डाला गया, जिंक सल्फेट का डाला गया, AgNO3 का डाला गया. तो इन सब में इसमें तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, उसमें भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ. ओनली इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ. सिर्फ इस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसी तरह से मेटल बी हमने लिया. मेटल बी में फेरस सल्फेट पे आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ. इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, वो ब्लैक. सी में इसने बोला सिर्फ AgNO3 में डिस्प्लेसमेंट हुआ. डी मेटल ने किसी को भी डिस्प्लेस नहीं करा. अब मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, उसका ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज. अब ABCD मेटल दे रखा है. अब इसमें से बोला गया विच इज द क्वेश्चन है कि विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. इसमें से कौन सी सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है. सो हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस. कैसे हम ये कैलकुलेट करेंगे. इसके कैलकुलेशंस के लिए आपको, अब हमें तो नहीं पता ABCD क्या मेटल्स दे रखे. हमें ये देखना है कि ये जो सॉल्ट सॉल्यूशंस हैं इनमें कौन सी मेटल्स प्रेजेंट है. ये जो हमें मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन दे रखे हैं इसमें हमें मेटल देखनी है कौन कौन सी है. तो इसमें जो हमारे पास मेटल है वो है Fe, Cu, Zn, Ag. ये 4 मेटल्स प्रेजेंट है. अब इन चारों मेटल्स की हमें क्या देखनी है, रिएक्टिविटी सीरीज, कि इसमें से कौन सी ज्यादा रिएक्टिव है. तो अब इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए जिंक सबसे पहले आ रहा है, तो जिंक इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. सेकंड नंबर पे हमारा क्या आ रहा है, आयरन, Fe इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. इन थर्ड प्लेस कॉपर एंड एट फोर्थ प्लेस सिल्वर. तो ये जो 4 मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन दे रखे हैं इनकी ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको दे रखी है. zinc, iron, copper, silver, that you have to calculate by yourself by remembering this reactivity series of the metal. The uppermost is the most reactive metal and this lowermost is the least reactive metal, right? So you have to learn this reactivity series and based on that you have to calculate this, and after that we can tell in ABCD which is the most reactive metal, right? So now we calculate this. This is more reactive. Now from this conclusion you can see the metal which can replace the zinc is the most reactive metal. जो इस zinc को replace कर सकती है वो सबसे ज्यादा reactive metal होगी, और जो इस आयरन को वो सेकेंड नंबर पे, और जो कॉपर को वो थर्ड पे, और जो सिल्वर को वो फोर्थ पे, वो सबसे कम रिएक्टिव होगी. अब आपको देखना है इन चारों में से कोई ऐसी मेटल है विच कैन रिप्लेस द जिंक. तो ABCD में जिंक सल्फेट में किसी का भी कॉलम नहीं दे रखा, वहाँ ब्लैंक दे रखा है. दैट वी डोंट नो, यस और नो, कुछ भी आंसर नहीं दे रखा, तो दैट वी डोंट नो द आंसर. तो ऐसी कोई भी मेटल नहीं है जो जिंक को डिस्प्लेस कर सके. क्रॉस. नाउ चेक ऑन द सेकंड कि आयरन पे कोई ऐसी मेटल दे रखी है विच कैन डिस्प्लेस द आयरन. सो कौन सी मेटल है जो आयरन को डिस्प्लेस कर सके. यस डेफिनेटली दे रखी है, दैट इज योर बी कैन डिस्प्लेस दिस आयरन. सो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी हो गई, बी, जो कि आयरन को डिस्प्लेस कर सकती है. आई कैन पुट लाइक दिस सिंबल. नाउ विच इज द मेटल विच कैन रिप्लेस द कॉपर. जो कॉपर को कर सकती है, द कॉपर, दिस A can do the displace the copper. क्योंकि आपको मैंने बताया था कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है. अब Pb जो है वो H को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता. इसको डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन Pb आयरन को नहीं कर सकता. जो उससे ऊपर मेटल है उसे वो डिस्प्लेस नहीं करेगा, उससे जो नीचे मेटल है उसे वो डिस्प्लेस कर सकता है. तो यही हम वो सीक्वेंस यहाँ पे देख रहे हैं. अब कॉपर के बाद आपका आएगा सिल्वर. सिल्वर को कौन डिस्प्लेस कर सकता है, दिस सी मेटल. तो यहाँ पे ये आ गया C. एंड व्हाट अबाउट द डी बच गई, ABCD तीनों आ गई. ये तो किसी को भी, सब में ही नो. डी तो जो है वो किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पा रही. दैट मीन्स इट इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल. सबसे कम रिएक्टिव है, जो इन सब में से किसी सिल्वर तक को भी वो डिस्प्लेस नहीं कर पा रही. दैट मीन्स वो इस सिल्वर से भी कैटेगरी में नीचे होगी. अगर सिल्वर से ऊपर होती तभी वो उसे डिस्प्लेस कर पाती. तो सिल्वर से भी नीचे है, जो ये किसी को भी नहीं कर पा रही, तो वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल होगी. अब इन दिस क्वेश्चन, पहले तो ये हमने रिएक्टिविटी सीरीज इस तरह से निकाली. अब इस क्वेश्चन में आंसर्स क्या देने हैं कि विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल.
So B is the most reactive metal. अब इसमें फिर पूछा हुआ है what would you observe if B is added to the solution of the copper sulfate. अगर B को कॉपर सल्फेट में डाला जाएगा तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? जब हम B को कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो क्या होगा? B तो हमें पता है विच कैन डिस्प्लेस द आयरन, जो कि आयरन को डिस्प्लेस कर सकती है. दैट मीन्स वो आयरन से ऊपर है, तो ऑब्वियसली वो कॉपर को भी डिस्प्लेस कर सकती है, क्योंकि जो आयरन को डिस्प्लेस कर सकती है उसके तो नीचे ये ऊपर होता. अगर वो कैल्शियम बोलता तो वो उसे ना कर पाती, लेकिन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में उसमें क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल क्या करेगी? B जो है B विल डिस्प्लेस कॉपर. B will displace copper from the copper sulfate solution. तो ये आंसर हो गया. और C में कह रहा है कि राइट द रिएक्टिविटी सीरीज. तो ये so these questions are very important. Try to understand this question. एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे रिएक्टिविटी सीरीज पे बेस्ड. तो आपको इन क्वेश्चंस के लिए रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छे से लर्न करो, फिर ये कंसेप्ट समझो कि क्या ये कंसेप्ट है. अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे. इसमें इतने सिंपल से क्वेश्चन नहीं आएंगे कि रिएक्ट दिस एंड दिस. नो, ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चंस आएंगे. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड वॉच दिस वीडियो as many time as you can. If you cannot understand, again and again watch this video. Now next is I'm going to tell you about the properties of the ionic compound. Ionic compound मैंने आपको I told you in my previous video. What do you mean by ionic compound? Ionic compounds are the compounds which are formed by the transfer of the electrons, right? अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में NaCl का बताया, NH2 का बताया मैंने. अब इन आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स? सो आयनिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है बच्चे? दैट यू हैव टू नो, दैट यू हैव टू लर्न दिस. व्हाट आर द properties of the ionic compounds? So first property is ionic compounds are usually hard and crystalline solids. Ionic compounds होते हैं they are hard and crystalline and solid. जैसे क्रिस्टल्स होते हैं ना, क्रिस्टल्स मीन जैसे आपके घरों में आपने सॉल्ट देखा होगा, व्हाइट सॉल्ट, तो वो छोटे छोटे उसके क्रिस्टल्स होते हैं सोडियम क्लोराइड. तो उस फॉर्म में आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, पहली बात. सेकेंड थिंग हम इसमें बता सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. दे हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. दोनों में हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं. व्हाई? बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस. ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है. व्हाई आयनिक बॉन्ड्स हैव द स्ट्रॉन्ग दिस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स? व्हाई दे हैव द हाई? बिकॉज दे हैव द स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन. दे हैव द स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, बिटवीन द आयंस. जैसे अब हम बात कर रही हूँ मैं सोडियम क्लोराइड की. सोडियम क्लोराइड इज द आयनिक कंपाउंड. अब ये कौन से आयन से बना हुआ है? ये बना हुआ है Na+ आयन से और Cl- आयन से. तो इन आयंस के बीच में ये ऑपोजिट है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई हो जाता है. बिकॉज दे हैव द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू आयंस, राइट? स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस. यू कैन राइट द this answer ki why they have the high boiling point, because they have the strong forces of attraction between the ions. Now what is the next? These are they are the soluble in the water. They are the soluble in water. ये water के अंदर generally soluble होते हैं, but they are insoluble in solvent like benzene and insoluble in, we can say benzene में insoluble in
बेंजीन, जैसे बेंजीन हो गया अल्कोहल, इनसॉल्वेंट में ये इनसॉल्युबल। फोर्थ आई कैन से कि they do not conduct the electricity in the solid state, but they can do this in, they do not conduct the electricity, they do not conduct electricity, they do not conduct electricity in solid state, but they can conduct the electricity, but they can conduct electricity, but they can conduct electricity in molten state or aqueous state, in molten state or aqueous state, कि they do not conduct the electricity, they do not conduct the electricity in solid state। जैसे अब जो salt है, अगर वो solid state में, तो वो electricity conduct नहीं करेंगे, but they can conduct the electricity in molten state। molten means जब आपने उसे melt कर दिया, उसे पिघला दिया, तो वो liquid form में आते हैं, and और इन द एक्वा सॉल्यूशन, और जब आपने उसके अंदर वाटर डाल दिया, देन इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। क्यों कंडक्ट कर पाएगा? क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड है सॉलिड स्टेट में, वो आयंस नहीं है उसके पास, तो इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से प्रोड्यूस होती है? आयंस की वजह से। हम पढ़ चुके हैं एसिड बेस वाले चैप्टर में कि जब तक आयंस रिलीज नहीं होंगे, आयंस मूव नहीं होंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इन द सॉलिड स्टेट आयंस बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी उससे नहीं प्रोड्यूस हो सकती। जैसे ही आप उसे मेल्ट करोगे, Na+Cl- आयंस मूव करना शुरू हो जाएंगे, दैट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। और एज यू विल एड सॉल्ट एंड डिसॉल्व, मेक द एक्वा सॉल्यूशन, then also it will release the ions and that will help in the conduction of electricity. So these are the some properties of the ionic compound. And what do you mean by ionic compounds? Again I am asking from you, the bond which is formed by the transfer of electrons from metals to the non-metals, right? So thank you dear students.